हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6th यूनिट दैट इज कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट हमारा 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। इन द फर्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। पहले हम समझते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज है, ठीक है, ए और बी मान लें, दोनों कैपेबल हैं, दोनों का फ्री कॉन्सेंट है, मतलब सर्वगुण संपन्न है, कहीं कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। ए और बी के बीच में हर चीज बिल्कुल ठीक है और इनके बीच में कोई प्रॉमिस हुआ है, कुछ परफॉर्म करना है किसी को, बट वो परफॉर्मेंस कब करना है? जब एक स्पेसिफिक इवेंट हैपन होता है या हैपन नहीं होता है, इधर हैपन और नॉट हैपन। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कैसे इवेंट पर, जो इवेंट होगा या नहीं होगा तो उस पर डिसाइड होगा कि हमें आगे परफॉर्म करना है या नहीं करना। जिसे समझो मेरा एक शिपमेंट है, हम अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक शिप मेरा यूएस से आ रहा है, अगर वो इंडिया आ गया तो मैं आपको 5000 मोबाइल्स एट द रेट ₹2000 पर मोबाइल के हिसाब से सेल कर दूंगा। अब समझो ए बी को 5000 मोबाइल बेचने की बात कर रहा है, बदले में इनटू 2000 के हिसाब से पैसा लेने की बात कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मोबाइल्स सेल करना, उसके बदले में जो अमाउंट बनता है वो पेमेंट रिसीव करना, कोई इशू नहीं इस बात में, तो ये तो बिल्कुल ठीक है साहब। लेकिन ये मोबाइल कब देगा, परफॉर्मेंस कब होगी? जब वो शिप इंडिया पहुंच जाएगा तब। जो शिप यूएस से रवाना हुआ है वो इंडिया पहुंच जाएगा तब। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट पर, कि वो इवेंट हुआ तो मैं आपको मोबाइल बेच दूंगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं बेच पाऊंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक शिप है, यूएस से इंडिया आने वाला है, मैं एक इंश्योरर के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, इंश्योरर के पास गया। इंश्योरर के पास जाके मैंने कहा कि मैंने अगर शिप रास्ते में डूब जावे या कुछ तो उसने कहा अगर शिप इंडिया नहीं आता है, डज नॉट रीचेस इंडिया, नॉट रीच मतलब ठीक है, डज नॉट रीचेस इंडिया, तो आई विल पे यू सपोज 50 लाख। हाँ, उसके लिए आपको भी मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है वो चार्ज करेगा। लेकिन इंश्योरर कब परफॉर्म करेगा, कब आपको ये पैसा देगा, 50 लाख रुपया कब देगा? जब शिप इंडिया नहीं पहुंचता है तो। यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? उस इवेंट पे। अगर इवेंट नहीं हुआ तो। एक और चीज समझें, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में बिल्कुल सेपरेट है और इवेंट जो है वो कोलेट्रल है। कोलेट्रल मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, बट दैट इवेंट इज नॉट कंसिडरेशन, दैट इज नॉट परफॉर्मेंस। समझो, जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस करवाया कि अगर प्रीमियम दे दिया, आग लगी तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। प्रीमियम दे दिया, अब अगर बिल्डिंग की आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। अब आग लगना इज नीदर कंसिडरेशन ऑन माई पार्ट और परफॉर्मेंस ऑन माई पार्ट। वो मेरी तरफ से ना तो कंसिडरेशन है ना कोई परफॉर्मेंस है, वो तो एक इवेंट है जो कि हमारे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल है। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो इंश्योरेंस का बेसिक लॉजिक क्या होता है? फ्यूचर को सेफ गार्ड करना, सेफ्टी करना। अगर एक व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो अपने परिवार की फ्यूचर को सेफ्टी दे रहा है कि मैं मर जाऊं तो मेरा परिवार पीछे अच्छे से चल सके, अपने आप को पाल सके वो लोग। यही थॉट है ना बेसिक, यही आइडियोलॉजी है। तो मैं सेफ्टी के लिए करा रहा हूं कि भैया मेरी बिल्डिंग कल कुछ हो जावे तो मुझे नुकसान ना हो, मेरा जो लॉस हो वापस उसकी भरपाई हो जाए। दैट इज द ओनली रीजन। अब अगर आग लग गई तो आग लगना इज प्योरली एन इवेंट। ये मेरी तरफ से कंसिडरेशन है कि मैं उसको आग लगा के कंसिडरेशन दूंगा तो मुझे पैसा देगा, या वो मुझे पैसा देगा तो उसके लिए मुझे आग लगानी है, मुझे परफॉर्म करना नहीं। अगर मैंने खुद ने आग लगाई तो इंश्योरेंस कंपनी वैसे भी नहीं देती है, क्लियर करना। आप खुद करो तो वैसे भी पैसा नहीं मिलता।
तो एक बार हम लोग मॉड्यूल में देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है प्रॉपर। चलिए पहले तो यहाँ लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ ना तो ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस है, ना कंसेस है, मतलब कुछ नहीं है, वहाँ अपने आप बन जाता है। ठीक है, हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना और कुछ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट है। इफ सम इवेंट, कुछ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो कॉन्ट्रैक्ट है, शिप आ गया तो मैं आपको टीवी बेचूंगा, प्राइमरी थिंग क्या है इसमें, टीवी बेचना और पैसा लेना। बेसिक शिप आने में हम दोनों का उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट हमारा टीवी खरीदने बेचने में बेसिकली। हाँ, टीवी खरीदना बेचना कब हो पाएगा, जब वो इवेंट हैपन होगा। इन दैट इवेंट इज कोलेटरल, बट दैट इज कोलेटरल मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी थॉट क्या हमारा, टीवी खरीदना बेचना। चलिए, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस चीज का कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको टीवी बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, अगर शिप आता है या नहीं आता है। तो शिप आता तो बेच दूंगा, बाकी नहीं बेचूंगा। इंश्योरर के पास गया, उसने कहा शिप अगर नहीं आता है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। यानी द कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू और नॉट टू समथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट। देखो ये कोलेटरल इवेंट जो ये अनसर्टेन है, पहले बात सबसे पहले क्लियर कर लो, ये इवेंट कैसा है, अनसर्टेन। जो इवेंट ऑलरेडी सर्टेन हमको पता है, अगर 15 तारीख को 15 तारीख हुई तो अपन ये कर लेंगे, 15 तारीख को तो 15 तारीख ही होगी, या कोई स्पेसिफिक डेट है उस दिन संडे आने वाला है, कैलेंडर में साफ दिख रहा है संडे आने वाला, हम बोले अगर उस दिन अगर संडे हुआ तो, अरे तो क्यों गेलो जैसी बात करो, वो दिन तो संडे है ही है। दैट इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट मस्ट बी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आज मैंने खाने में 4 चपाती खा ली या 3 चपाती खा ली तो मैं आपको टीवी सेट सेल कर दूंगा, अदरवाइज टीवी नहीं सेल करूंगा, या मोबाइल हैंडसेट सेल कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो मोबाइल या टीवी हैंडसेट जो भी है सेल करने की मैं बात क्या कर रहा हूं कि मैंने अगर 3 चपाती खा ली, तो अब 3 चपाती खाना इज जस्ट मियर विल ऑफ द पर्सन, ये सिर्फ मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं कोई भी डेट मान लो 30 अगस्त है, 30 अगस्त को अगर मैं बॉम्बे पहुंच गया तो अपना डील डन है। मतलब उसने कहा सर आप ये गुड्स वगैरह खरीदोगे क्या, मैंने कहा बॉम्बे आके देख के हैंड टू हैंड खरीद लूंगा, अगर ये स्पेसिफिकेशन हुए तो डन, मैं परचेज कर लूंगा। उसने कहा कब, मैंने कहा देखो 20 तारीख को बॉम्बे आने का है, अगर मैं 20 तारीख को बॉम्बे आया तो आपका प्रोडक्ट लेके हैंड टू हैंड आपको मैं पैसा दे दूंगा, प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए बस। हाँ, प्रोडक्ट तो सही होना ही चाहिए तभी खरीदूंगा, वो तो कोई कंडीशन नहीं है, वो तो कोई इवेंट नहीं है, वो तो एक रिक्वायरमेंट है साहब की, ये चीज़ नहीं होगी तो हम क्यों खरीदेंगे जब चीज़ ही सही नहीं है। तो यहाँ पे समझो कि जो 20 तारीख को बॉम्बे पहुंचने वाला है, 30 तारीख को बॉम्बे पहुंचने वाला जो हमारा केस है, इट इज़ नॉट मियर विल। मैं बोला 3 चपाती खा लूंगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मियर विल, सिर्फ मेरी इच्छा पे खाऊं नहीं खाऊं मेरी मर्जी पे। लेकिन बॉम्बे पहुंचना सिर्फ मर्जी पे नहीं है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, सारी सर्कमस्टेंसेस सही होनी चाहिए तब पहुंच पाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट डन है। इट इज ऑल्सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं उस दिन बॉम्बे पहुंच गया तो हमारा डील डन है। इसने बोला इंश्योरेंस, इंडैमनिटी और गारंटी इसी कैटेगरी में आता है। इंश्योरेंस आग लगने वाला हमने देखा। इंडैमनिटी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक शेयर था, किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट था, डिजिटल फॉर्म में नहीं, फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट था, और वो गुम गया। मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा साहब मेरे पास ये शेयर सर्टिफिकेट था, गुम गया। कंपनी ने कहा आपका था, क्या गारंटी। मैंने कहा यार उस पर नाम लिखा हुआ होगा महादेव भाईती। बोले महादेव भाईती को दूसरा भी हो सकता है साहब, हो सकता है आपने, महादेव भाईती ने किसी और को बेच दिया हो, किसी और के नाम करवा दिया हो, और कल कोई और उठ के आ जाए साहब ये देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हमको सेल किया, इससे देखो स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। फिर तो मैंने कहा एक काम करो, आप एक स्टाम्प पेपर और लेकर आओ, मैं उस पर लिखता हूँ कि मैं महादेव भाईती, मेरे नाम पे कंपनी ये शेयर इशू कर रही है क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे शेयर गुम चुके हैं, जैसा कि मैंने कहा कि शेयर गुम चुके हैं। अगर कंपनी के द्वारा किए गए इस इशू के कारण, अगर कंपनी मुझे शेयर इशू करती है तो इशू के कारण कोई दूसरा व्यक्ति आके क्लेम करता है या किसी भी तरीके से कंपनी को नुकसान होता है, तो उस पूरे नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। दिस इज नॉन एज इंडैमनिटी। इंडैमनिटी ये कहती है कि अगर हमारे किसी कारण से आपको कोई नुकसान होगा,
किसी इवेंट के कारण कुछ फ्यूचर में नुकसान होगा तो हम भरपाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप हमारे को शेयर इशू कर दो, अगर कल कोई और मुंह उठा के चला आया कि साहब ये शेयर तो पहले भारती जी हमको बेच चुके हैं, यानी अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो मैं देख लूंगा। यानी मैं कब देखूंगा, मैं कब कंपनसेट करूंगा, मैं कब भरपाई करूंगा, मैं कब उस नुकसान की भरपाई करूंगा जो कंपनी को होगा, जब कोई ऐसा इवेंट होता है कि कोई और मुंह उठा के चला आए, ऐसा कोई इवेंट हो जाए, कोई बोल दे नहीं शेयर्स तो हमारे थे, तो बहरूपिया है, ये तो फ्रॉड है, ऐसी कोई बात हो जाए तो। और गारंटी में क्या होता है, गारंटी में भी यही होता है, ए ने बी से लोन मांगा, ए ने बी को कहा भाई साहब लोन दे दो, या ए ने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने कहा यार आपको लोन तो दे देंगे लेकिन अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो फिर जिम्मेदार कौन, ए मेरे पास आया बोले भाई सर आप बैंक में जिम्मेदारी ले लो ना। अब यहां समझना, इसे बोलते गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, 3 पार्टीज होती है, ए, बैंक और मैं, 3 पार्टीज है। ए कौन है, ए कौन है, डेटर जो लोन ले रहा है यानी उधार ले रहा है, और बी कौन है, क्रेडिटर जो उधार दे रहा है, बी मतलब बैंक, और मैं कौन हो गया, श्योरिटी, श्योरिटी मतलब गारंटी देने वाला। मैंने बैंक को कहा कि बैंक साहब आप ए को लोन दो, 10 लाख रुपए का लोन दो, 10 लाख रुपए के लोन तक की जिम्मेदारी मेरी है साहब, अगर ए नहीं देगा तो हम देंगे, ये लो साइन किए। यानी अब मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब ए नहीं देता तब। अगर आपका ए से रिकवरी नहीं होता तो आप मेरे पास आना ना, यानी इफ दैट इवेंट हैपेंस कि ए से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे पास आओगे। दिस इज नॉन एज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों में क्या है, कोई ना कोई कंडीशन है, कोई ना कोई सिचुएशन है। चलिए, कोलेट्रल इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ 2 व्यक्ति पॉलॉक और मुल्ला लिखा हुआ है, उन्होंने कहा एन इवेंट विच इज नीदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसके लिए प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा करूंगा, नॉट द होल कंसिडरेशन ऑफ ए प्रॉमिस, और ना ही वो किसी प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। मैंने यही तो कहा, ना वो कंसिडरेशन है ना वो परफॉर्मेंस है, तो इवेंट अपने आप होगा। वो इवेंट हमेशा पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होगा, क्लियर करना, पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होगा। एक डाउट आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि सर वेजरिंग और इसमें क्या अंतर है, मैं आपको क्लियर करता हूं। वेजरिंग में हमने ये कहा था कि अगर बारिश हुई तो मैं आपको 500 दूंगा, नहीं तो आप मुझे 500 दोगे, ठीक है। उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ मनी या मनी वर्थ का लेन देन था ऑन दैट इवेंट। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, मैं आपको गुड्स बेचूंगा, आप मुझे पैसा दोगे, शिप आ गया तो, यानी अगर इवेंट हो गया तो उसके बाद एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना है। वहां पर परफॉर्मेंस नहीं होना था, वहां पर बारिश आने और नहीं आने पर खाली पैसे लेने देने की बात थी। वहां पर उस इवेंट से लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था, पार्टीज को फर्क नहीं पड़ रहा था, खाली जो पैसा दाव पे लगा वो अलग बात है, जो स्टैक पे पैसा लगा, दाव पे जो पैसा लगा वो अलग बात है, उसके अलावा कोई उनका इंटरेस्ट नहीं, कोई उनको मतलब नहीं है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। यह फर्क पड़ रहा है, मेरी बिल्डिंग जल गई तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें कि मेरी बिल्डिंग मुझे नुकसान हो जाएगा, इट इज माई प्रॉपर्टी, तो आप मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यही तो है, प्रीमियम दे रहा हूं, अपने नुकसान की भरपाई करोगे। तो यहां पे पार्टीज का एक पर्सनल इंटरेस्ट है, हित है, सिर्फ पैसा दाव पे नहीं लगा हुआ है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो रहा है। जैसे उसने बोला, ए बी को बोलता है कि अगर घर जल गया तो आपको 1 लाख रुपया देंगे, इंश्योरेंस से मतलब ये। तो यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपया है, ये ना तो कोई कंसिडरेशन है ना कोई प्रॉमिस है, ये एक इवेंट है जो अगर हो गया जिसमें हमारा कनेक्शन है, हमारा लगाव है, हमारा जुड़ाव है, हमारा इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ, तो उसमें फिर आगे कंसिडरेशन मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा किया जाएगा। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट है? The performance of contingent contract would depend upon happening or non happening of such event. कोई इवेंट होने या न होने पर उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट। प्रेसिडेंट मतलब कि कंडीशन होने के बाद हम आगे फुलफिल करेंगे, और सब्सिक्वेंट मतलब होने के बाद आगे फुलफिल नहीं करेंगे। यानी मैं ये बोलता हूं कि शिप इंडिया आ गया तो मैं आपको टीवी बेचूंगा, तो शिप आया तो टीवी बेचूंगा, दिस कंडीशन इज प्रेसिडेंट, मतलब कंडीशन होने के बाद हम आगे परफॉर्म करेंगे। अगर इंश्योरेंस वाली बात थी, मैंने इंश्योरेंस करवाया आपसे, आपने कहा अगर शिप इंडिया आ गया तो फिर आपको कुछ नहीं देंगे, ऑब्वियसली नुकसान होगा तो देंगे ना, शिप इंडिया नहीं आया, रास्ते में डूब गया तो आपको नुकसान है तो देंगे। अगर शिप इंडिया नहीं आया तो आपको कुछ नहीं देंगे, सॉरी शिप इंडिया आ गया तो आपको कुछ नहीं देंगे। यह है सब्सिक्वेंट कंडीशन कि अगर हैपन हो गई तो उसके बाद कुछ परफॉर्म होगा नहीं।
यानी किसी चीज के होने के बाद परफॉर्मेंस होगी तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, और अगर किसी चीज के होने के बाद परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। द इवेंट रेफर्ड इज टू कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। अब समझो वेजरिंग के अंदर जो इवेंट था दैट वाज द प्राइमरी थिंग, बारिश होना नहीं होना सब कुछ है, उसके बाद तो खाली पैसा लेना देना है। लेकिन इन केस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इवेंट इज नॉट प्राइमरी थिंग, दैट इज कोलेटरल, दैट इज कोलेटरल, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उस पर। घर जलना ना तो कंसिडरेशन है ना प्रॉमिस है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंसिडरेशन प्रॉमिस, मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं प्रीमियम, और आप बदले में प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर घर जल गया तो आप मुझे पैसा दोगे। यानी प्रीमियम देना कंसिडरेशन है, आपका पैसा देना आपका प्रॉमिस है, लेकिन आपका प्रॉमिस डिपेंड किस पे करता है, उस इवेंट पे जो कि अनसर्टेन होगा कि नहीं होगा। द इवेंट शुड बी नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड और नॉर कंसिडरेशन, दोनों नहीं होगा। ये सारी चीजें एग्जांपल दे रहे हैं, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी एग्रीज टू पे प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट कंटिंजेंट। सही बात है ना, आप मुझे गेहूं दोगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, तो गेहूं देना बदले में पैसा देना ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टिंजेंट नहीं है। इवेंट कहाँ है, आप मुझे गेहूं दोगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो आप मुझे गेहूं दोगे, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एन इवेंट बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का इवेंट नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मुझे गेहूं दोगे। तो यहां बोलेंगे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट नहीं, कंडीशनल है, कंटिंजेंट नहीं है। Because the event on which B's obligation is made to depend is part of the promise itself, वो खुद अपने आप में एक promise का part है, वो कोई contingent event नहीं है, कोई secondary event नहीं है। Similarly, where A promises to pay 1 lakh if he marries C, it is not contingent contract. A बोलता है कि मैं 1 लाख दूंगा अगर मेरी C से शादी होती है तो contingent contract नहीं है ये। वापस तो शादी होना वापस एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया ना, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भाई इससे मेरी शादी करवा दे मैं 1 लाख रुपए दूंगा। हालांकि शादी के लिए पैसे देना वैसे भी वाइड है, वो तो वैसे भी वाइड है, लेकिन ठीक है मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे से शादी करवा दे, मैं तुझे 1 लाख दे रहा हूँ बदले में, तू क्या करवा रहा है, मेरे से शादी करवा रहा है, तो शादी करवा तो पार्ट ऑफ प्रॉमिस हो गया। A agrees to construct a swimming pool for B for rupees 2 lakh and B agreed to make payment only the completion of swimming pool। होने के बाद देखा तो ये भी कंटिंजेंट थोड़ी है, स्विमिंग पूल बनाना ही तो तेरा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी mere will of the promiser, वही मैंने बोला ना, अगर मैंने आज खाना खा लिया तो मैं डन है साहब अपन परफॉर्म कर लेंगे, तो mere will है। द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग, खाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। इफ ए promises to pay 1 lakh इफ ही सो चूजेस, मेरी इच्छा हुई तो मैं तुझे 1 लाख दे दूंगा, ये कंटिंजेंट नहीं, मेरी इच्छा हुई तो जस्ट mere will। हाँ नीचे क्लियर बोला। इफ ए promises to pay B 1 lakh, if A left Delhi फॉर मुंबई ऑन ए पर्टिकुलर डे, दैट इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वो मैंने पहले बोला था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने या उस प्लेस पे अवेबिलिटी होना अपने आप में कंटिंजेंट है, जरूरी नहीं कि वहां आपकी अवेबिलिटी हो पाए। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, ऑब्वियसली अगर इवेंट सर्टेन है नेक्स्ट संडे को दे दूंगा, तो संडे तो आएगा ही ना, नेक्स्ट संडे तो आएगा। 15 तारीख को अगर 15 तारीख हुई तो, और 15 तारीख को तो 15 तारीख ही होगी। अब मान लो कैलेंडर में दिख रहा है साफ कि 15 तारीख को संडे है, मैं बोलो 15 तारीख को अगर संडे हुआ तो कैलेंडर में साफ दिख रहा है, अब क्या अनसर्टेन इसमें। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन, सर्टेन है होगा ही होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म्ड, देन इट इज नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। A agrees to sell his agricultural land to B after obtaining the necessary permission from the collector, कलेक्टर से परमिशन मिल गई तो हम उसको आपको प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। तो आप अगर प्रॉपर फॉर्मेलिटीज लेके कलेक्टर के पास जाओगे तो कलेक्टर इज बाउंड टू गिव यू परमिशन सेल करने की, आपको खाली फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी, जो डॉक्यूमेंट्स देने वो देने। इट इज नॉट अनसर्टेन इवेंट, ये अनसर्टेन ये तो होगा ही होगा। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट को लेकर क्या रूल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें अपन समझ लेते हैं यहां पर। देखो पहली बात तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पर डिपेंड करता हो, एक हो सकता है नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता हो। अगर हैपनिंग पर डिपेंड करता है और हैपन हो जाए, अगर हैपनिंग पर डिपेंड करता है तो हैपन हो जाए एक पॉसिबिलिटी और वो इवेंट
नॉन हैपन हो दूसरी पॉसिबिलिटी। यानी मैंने बोला मैं आपको मोबाइल सेल कर दूंगा, मोबाइल सेट्स बेच दूंगा 5000 एट द रेट रुपीज 2000, अगर मेरा यूएस से आने वाला शिपमेंट इंडिया पहुंच जाता है तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नाउ शिप पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता, हैपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, उसको आगे परफॉर्म, मतलब वैलिड था और वैलिड ही रहेगा। कंटिन्यूज टू वैलिड मैं बोल दूं उसको, द कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यूज टू वैलिड, जो वैलिड था वैलिड ही रहेगा और वो परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर नॉन हैपन होता है, यानी शिप आता नहीं है और इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाता है, नॉन हैपन और इम्पॉसिबल टू हैपन, नॉन हैपन और इम्पॉसिबल टू हैपन, नॉन हैपन इम्पॉसिबल टू हैपन को आप प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करना। मैंने अगर कहा कि 10 तारीख तक शिप आ जाता है और 10 तारीख तक नहीं आता है तो ये नॉन हैपन है भाई, जब बोला तब तक नहीं आया। और मान लो शिप पहले ही डूब गया या शिप डूब गया तो अब इम्पॉसिबल टू हैपन नहीं आएगा, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, तो दो बातें हो सकती है। नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है तो वापस दो बातें हो सकती है, हैपन हुआ, हैपन नहीं हुआ, है ना, नॉन हैपेंड और इम्पॉसिबल टू हैपन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने शिप का इंश्योरेंस करवाया, उसने कहा शिप नहीं आई तो आपको पैसे दे दूंगा, तो नॉन हैपन पे डिपेंड करता है। अब शिप आ गई तो फिर फिनिश, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म है साहब, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, शिप के आते कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, अब कुछ नहीं मिलेगा, मस्त रहो। नॉन हैपन, नॉन हैपन वर्ड और इम्पॉसिबल टू हैपन वर्ड में समझना, अगर नॉन हैपन पे डिपेंड करता है फॉर अ फिक्स टाइम कि 10 तारीख से पहले नहीं आई, 10 तारीख से पहले नहीं आई, और जो भी महीना है, मान लो नवंबर है, 10 नवंबर से पहले नहीं आई, तो इन दैट केस 10 नवंबर तक अगर नहीं आई तो फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन मान लो इंश्योरेंस कंपनी के पास में गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि अगर शिप नहीं आता है, तो डेट नहीं बोला उन्होंने, अगर शिप नहीं आता तो हम आपको पैसा देंगे, यानी अगर टाइम फिक्स नहीं है, नॉन हैपनिंग वाले में टाइम फिक्स्ड है, तो उस टाइम तक नहीं होना और उससे पहले इम्पॉसिबल हो जाना, दोनों ही केस में उसको पैसा मिल जाएगा। यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर 10 नवंबर तक नहीं आई तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, मान लो बात ही वही थी, या कोई भी इवेंट है उसमें डेट फिक्स है साहब, अब उस डेट से पहले इवेंट नॉन हैपन हो जाए, यानी उस डेट से पहले इवेंट इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए, यानी 10 नवंबर से पहले डूब जाए, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, तो भी मुझे पैसा मिलेगा। और 10 नवंबर तक शिप अगर इंडिया ना पहुंचे तो भी मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि एक में नॉन हैपन है 10 तारीख तक का और एक में इम्पॉसिबल होगा, नॉन हैपन होगा ही नहीं। लेकिन अगर नो टाइम इज फिक्स्ड तो इन दैट केस सिर्फ इम्पॉसिबल होने पर ही पैसा मिलेगा, क्योंकि नॉन हैपन वाली तो बात आ ही नहीं सकती, बोले हुआ नहीं तो अभी भी हो सकता है ना, शिप रास्ते में साहब अभी पहुंच सकता है, कल पहुंच जाए, 10 दिन बाद पहुंच जाए, 1 महीने बाद पहुंच जाए, सर वो शिप वहां पे खराब पड़ा तो ठीक हो क्या आ जाएगा ना, वहां नॉन हैपन वाली बात कब होगी, जब डेट फिक्स होगी। क्लियर करना, डेट फिक्स नहीं है तो इम्पॉसिबल होने पर ही उसको नॉन हैपन मानेंगे कि अब तो आना इम्पॉसिबल है, तो वो नॉन हैपन है साहब, वो हैपन नहीं होगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट टू एन इवेंट हैपनिंग। अगर इवेंट हैपनिंग पर है तो हम वही कहेंगे इवेंट हैपन हो जाए, वैलिड आगे कंटिन्यू परफॉर्म हो जाएगा, जो वैलिड था वैलिड का वैलिड कंटिन्यू रह जाएगा, आगे परफॉर्म हो जाएगा। और अगर नॉन हैपन हो जाए या इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए, या तो नॉन हैपन हो जाए या इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए, इन बोथ द केसेस ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो void हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Where a contract identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens. जब तक इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते अपन उसको। हाँ, आपने डेट फिक्स कर रखी थी भाई 10 तारीख से पहले हो जाए, ना हो तो नॉट हैपन, खत्म, void। और डेट फिक्स नहीं है तो वेट करते रहो, कब तक, जब तक वो इम्पॉसिबल टू हैपन ना हो जाए। इफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल देन द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज void। इम्पॉसिबल हो जाए तो void है, क्योंकि इसमें डेट फिक्स वाली बात नहीं लिखी हुई है।
क्लियर करना। अगर यहाँ लिखा हुआ होता एनफोर्समेंट ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग अप टू एन स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड डेट, तो हम क्या बोलते हैं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा तो भी वॉइड है, और उस डेट तक पॉसिबल नहीं होगा, मतलब उस डेट तक हैपन नहीं होगा तो भी वॉइड है। एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब नॉट हैपनिंग लिखा है, इसमें टाइम नहीं लिखा है, नॉट हैपनिंग लिखा है, टाइम नहीं लिखा है, तो वापस मैं क्लियर कर दूं, जब इम्पॉसिबल होगा तब ही, क्योंकि टाइम नहीं लिखा है ना, शिप नहीं आएगा तो पैसे दूंगा, डेट नहीं, कब तक कुछ नहीं, तो जब तक शिप डूबेगा नहीं, इम्पॉसिबल टू हैपन नहीं होगा, तब तक आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पर कंटिंजेंट किया गया, इट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली व्हेन इट हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, सिर्फ तभी एनफोर्स किया जाएगा जब उसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पर। Section 33 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen, future event नहीं होगा तो उस पर करना या नहीं करने पे बात थी, it can be enforced only when the happening of that event becomes impossible or not before, उससे पहले उसको हम परफॉर्मेबल नहीं मानेंगे, वो परफॉर्मेबल कब माना जाएगा, जब impossible to happen हो जाए। where P agrees to particular ship does not return, डेट तो है नहीं, तो जब दिन तक वो डूबेगी नहीं तब तक उसको, मतलब समझ गए ना, जब तक डूबेगी नहीं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, डूब जाएगी, इम्पॉसिबल टू हैपन होंगे, अब परफॉर्म करेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सिबल इफ द कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन जिंदा व्यक्ति, व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग दैट मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग। मैंने बोला ए की बी से अगर शादी हो गई तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, ए की बी से अगर शादी हो गई तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, उसमें कोई मेरा इंटरेस्ट होगा, ए की बी से शादी होती है तो मेरे को उसमें विल का कुछ पैसा मिल रहा है, या जो भी मेरा इंटरेस्ट है, मेरा हित है, उसमें हित जुड़ा हुआ है, शर्त नहीं है खाली, पर ए की बी से अगर शादी होगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। ए बी से शादी करता, उससे पहले बी ने सी से शादी कर ली, अब ए की बी से शादी होना क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल। हालांकि डिवोर्स होके वापस शादी हो सकती है, पर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम उसको इम्पॉसिबल मानेंगे उस समय के लिए। तो शादी हो गई, लॉ कहता है कि डिवोर्स के बेसिस पर हम पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे, शादी हो गई मतलब उस समय के लिए तो इम्पॉसिबल हो चुका है, बाद में फ्यूचर में वापस पॉसिबल होगा वो अलग बात है, उस समय तो इम्पॉसिबल है, हम वही खत्म कर देंगे। तो ए की बी से शादी होगी तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, जैसे ही बी की सी से शादी हुई, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, ए और बी की शादी इम्पॉसिबल टू हैपन, क्योंकि जब तक शादी हो चुकी है ना तो उस समय के लिए हम उसको इम्पॉसिबल टू हैपन मानेंगे, और अब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, वो बात खत्म हो गई। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हाउ ए पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, किसी भी टाइम पे, टाइम शायद फिक्स ना हो, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग which rendered it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under future contingency। यानी वो इंसान इस तरीके से कोई एक्ट कर ले कि अब जो हमने पहले सोचा था उस चीज का होना एक तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है, किसी डेफिनेट टाइम तक, मतलब उस समय तक तो हो ही नहीं सकता साहब, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता, तो हम उसको ये मानेंगे कि वो इम्पॉसिबल हो चुका है टेक्निकली। वेयर ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ रुपीज सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, ए बी को पैसा देता, अगर बी सी से शादी होती है तो उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हित होगा। मतलब मान लो ए का बेटा है सी, ए चाहता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, तो बी को बोलता है बेटे से शादी कर ले। बी ने कहा कि आपका बेटा कमाता नहीं, नकारा नालायक, इससे क्या शादी करूं, तो ए ने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, आपका जीवन तो चल जाएगा, आप मेरे बेटे से शादी कर लो, ठीक है, आप मेरे बेटे से शादी करोगे तो आपको 10 लाख दूंगा। लेकिन अगर सी की शादी हो गई डी से, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग इम्पॉसिबल। अभी कह रहा है वो डिवोर्स वाली बात हो सकती है, लेकिन हम उस समय के लिए उसको इम्पॉसिबल मानेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो चुका है, हो जाता है। अब अगर क्लियर करूं, अब अगर सी मान लो डिवोर्स लेके फ्यूचर में कभी डी से वापस बी से शादी करती भी है, तो भी यही माना जाएगा कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका था, डिस्चार्ज हो चुका था। हाँ, अगर ए वापस कोई प्रॉमिस कर दे कि मैं पैसा दूंगा तो ठीक है, अदरवाइज ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे। क्लियर ना भैया? एक बार तो सी ने शादी कर ली डी से, तो ए का जो प्रॉमिस था
सी को कि तू बी से शादी कर ले, मैं पैसे दूंगा, वो तो प्रॉमिस खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वॉइड हो गया, जीरो हो गया, इम्पॉसिबल हो गया ना। फ्यूचर में 2 साल बाद सी डी से डिवोर्स लेके वापस बी से शादी करती है, तो नाउ ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे। हाँ, अगर ए ने डिवोर्स के बाद वापस उसको कोई प्रॉमिस किया होगा कि भैया तू डिवोर्स ले ले, सॉरी तेरा डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स ले ले के लिए बोलेगा तो वो तो वैसे भी इलीगल है। इमोरल में पढ़ा था ना, किसी को डिवोर्स के लिए उकसाना तो इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक, मतलब वो इलीगल माना जाएगा टेक्निकली। अरे हम लोगों ने कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल वाले केस में पढ़ा था 3rd चैप्टर के अंदर, किसी को डिवोर्स के लिए उकसाना गलत है, ठीक है ना। डिवोर्स हो गया, उसके बाद इन्हें वापस कहा कि मैं तुझे 10 लाख दूंगा, मेरे बेटे शादी कर ले, नाउ इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि आपको पेमेंट अब करना पड़ेगा, ठीक है ना। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मेरी द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो सूट फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट जिसमें केस किया गया है, इसमें केस किया, मैं आपको समझा देता हूँ। ए ने बी को बोला कि तू मुझसे शादी कर ले, सॉरी मेरा बाप मर गया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगा, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, फादर की डेथ पर मैं तेरे शादी कर लूंगा। फादर की डेथ होती है, ए ने बी को बोला कि मेरा बाप जब तक जिंदा है तब तक तेरे शादी नहीं करने देगा। हालांकि इसे नकारा नालायक घटिया लोग होने नहीं चाहिए धरती में जो बाप के मरने की दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपन बात करते हैं। ए ने बी को कहा कि अगर मेरा बाप मर गया तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा, या बाप के मरते ही शादी कर लूंगा। बाप मरता उससे पहले पहले ए ने सी से शादी कर ली, किसी और से शादी कर ली। मतलब अगर किसी और से शादी कर ली तो ए के बी के शादी को लॉ ने क्या बोला कि इम्पॉसिबल है, और ये इम्पॉसिबिलिटी किसने की? ए ने। इम्पॉसिबिलिटी किसने की? ए ने। तो लॉ ने ए को कहा कि भैया तू कंपनसेशन दे फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तूने ब्रीच किया है, तूने इवेंट को इम्पॉसिबल टू हैपन कर दिया जानबूझ के, खुद की गलती से। चलिए वापस वही बात, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड इवेंट में विद द स्पेसिफाइड टाइम, वापस वही बात, उस स्पेसिफाइड टाइम तक हो जाए तो वैलिड कंटिन्यू रहेगा, ना हो या इम्पॉसिबल हो जाए दोनों ही केस में वॉइड हो जाएगा। वापस उसी में नॉट हैपनिंग वाले में भी टाइम लिख दिया, वापस वही बात, अगर टाइम तक का उस टाइम तक ना हो तो भी परफॉर्म, और उस टाइम से पहले अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो भी परफॉर्म। कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है कि चांद जो है वो धरती पे आ जाए, तारे धरती पर आ जाए, ऐसा कुछ इवेंट हो जाए तो अपन मैं तेरे शादी कर लूँगा। इम्पॉसिबल है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, भाड़ में जाने दो। हम डिफरेंस देख लेते हैं कंटिंजेंट और वेजरिंग का। वेजरिंग में खाली शर्त है, पैसा लेना देने की बात है और कुछ भी नहीं है। मीनिंग कंटिंजेंट का मतलब यह है कि कोई इवेंट होने ना होने पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और वेजरिंग का मतलब यह है कि किसी इवेंट होने ना होने पर पैसा लेने और देने की या पैसे के इक्विवेलेंट कोई मनी वर्थ लेने और देने की बात की जा रही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, बारिश हुई तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे पैसे देगा। लेकिन कंटिंजेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस जनरली नहीं होती है। भाई आग लग गई तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं प्रीमियम तो पे कर चुका हूं, मुझे इंश्योरेंस का पैसा दोगे, और आग नहीं लगी तो मैं पैसा दूंगा, ऐसा नहीं होता ना, मैं तो प्रीमियम दे चुका हूं। शिप अगर इंडिया पहुंच गया तो मैं आपको मोबाइल सेल कर दूंगा, नहीं पहुंचा तो आप मुझे सेल करोगे, पहुंचा तो आपको सेल कर दूंगा, रेसिप्रोकल नहीं है। अनसर्टेन इवेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो अनसर्टेन इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोलेट्रल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेन है, उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा कब किया जाएगा, जब वो इवेंट होता है कि नहीं होता। बेसिक ऑब्जेक्टिव कुछ और है। जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉपर्टी की सेफ्टी, अपना फ्यूचर सेफगार्ड करना इंश्योरेंस के लिए। शिपमेंट की बात कर रहे हो तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है मोबाइल सेल परचेज करना। हाँ, ये डिपेंड करते हैं कोलेट्रल इवेंट पर, लेकिन वेजरिंग के अंदर जो इवेंट है वो प्राइमरी है कि बारिश होगी तो पैसा लेना देना, उसके बाद और कोई चीज से हमारा हित इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है? तो सिर्फ वो हो गया तो पैसा और लेना और देना ही बचता है। तो यहाँ प्राइमरी हो जाता है अनसर्टेन इवेंट, और यहाँ पर इन केस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज कोलेट्रल एंड कोर फैक्टर, कोर फैक्टर मतलब प्राइमरी फैक्टर, वो सोल डिटर्मिनेंट है, वो वही बेसिक आइटम, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नेचर के होते हैं। बारिश होगी तो मैं पैसे दूंगा, नहीं होगी तो मुझे दोगे, तो कंटिंजेंट है ना, बारिश होगी कि नहीं होगी क्या पता। यानी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नेचर का होता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का नहीं होता कि वहां शर्त लगी, पैसे दाव पे लगे, जुआ खेल रहे, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर में पार्टीज इंटरेस्ट होती है, कंटिंजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, कंटिजेंट में म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन नहीं होता कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा, दूसरे का नुकसान पहले का फायदा, नहीं साहब, कंटिजेंट में नहीं होता, दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। लेकिन वेजरिंग में क्या है, दोनों का म्यूचुअल लॉस एंड गेन है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, तेरा नुकसान तो मेरा फायदा, बारिश आई तो मेरा नुकसान तेरा फायदा नहीं है, तो तेरा नुकसान मेरा फायदा। इंश्योरेंस में से थोड़ी तेरा नुकसान मेरा फायदा, नहीं साहब, मैंने अपना सेफगार्ड किया है, बेसिक उद्देश्य सेफगार्ड है, खाली लॉस एंड गेन नहीं है। मैंने प्रीमियम दे दिया, बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम दिया आपको, सबके तो आगे एक साथ लगेगी नहीं, जिनके लगेगी उनका पेमेंट कर देना, आपका अपना बिजनेस चल रहा है, मेरे को मेरी सेफ्टी मिल रही है, दोनों का फायदा है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट वैलिड होता है और वेजरिंग वॉइड होता है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।